हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जो पिछला हमारा लेक्चर था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का पार्ट 1 1815 से लेकर 1848 तक का, उसमें आपके काफ़ी सारे जो फैक्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम सेकंड जो पार्ट है उसकी बात करने वाले हैं कि किस तरह से बिस्मार्क के अंडर जो है, क्योंकि अब जो मेन जो यूनिफिकेशन होगा जर्मनी का वो बिस्मार्क के अंडर ही होगा। तो इसमें जो हमारे आज के मेन पॉइंट रहने वाले हैं उसमें ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बिस्मार्क की हम बात करेंगे कि किस तरह से बिस्मार्क ने जो है रक्त और लौह की नीति पर चलकर ये यूनिफिकेशन किया। मेजर जो वॉर है जो लड़ी गई बिस्मार्क के द्वारा, जिसमें पर्शिया डेनमार्क वॉर 1864, ऑस्ट्रिया पर्शिया वॉर 1866, उसके साथ कौन कौन सी ट्रीटी हुई इसकी हम बात करेंगे। मेजर वॉर क्या थी इसके अंदर उसकी हम बात करेंगे। और फ्रांस और पर्शिया का जो युद्ध है 1870 से लेकर 71, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो मेन जो हमारे हाइलाइट्स रहेंगे, क्योंकि जो भी वॉर होता है उसमें कुछ कारण होते हैं, उसकी कुछ घटनाएं होंगी और उसका कुछ जो है वो रिजल्ट होगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी एक इजी तरीके से आप पूरा का पूरा यूनिफिकेशन जो है वो यहाँ पे समझने वाले हैं। तो जो जनरल यूरोप की जो सिचुएशन है इस वक्त वो काफ़ी फेवरेबल है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए सेकंड पार्ट में, क्योंकि जो रशियन एम्पायर है जो कि पर्शिया के साथ लगता है इसका बॉर्डर, ये जो है वो डिफीट हो चुका है क्रीमिया के युद्ध में, है ना। और यहाँ पे जो है ये इसका जो कॉन्टिनेंटल जो पॉलिसी थी, मतलब जो महाद्वीपीय जो पॉलिसी थी एक्सपेंशन की, वो यहाँ पे उससे जो है ये बाहर आ जाता है। ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पे जो है वो ब्रिटेन एक इंटरनल रिफॉर्म के दौर से गुजर रहा है, उसके आंतरिक सुधार हो रहे हैं। और नेपोलियन थर्ड की हम बात करते हैं तो इसको होप है कि इंटरनल जर्मनी का जो सिविल वॉर है, ये जो ऑस्ट्रिया और पर्शिया या जो छोटे छोटे जो जर्मन स्टेट्स है ये आपस में लड़ेंगे, और उससे क्या होगा, अपना जो फ्रेंच एम्पायर है उसको अक्रॉस द राइन रिवर जो है उसको एक्सपेंड करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल सिचुएशन है यूरोप की इस समय, और ये काफ़ी फेवरेबल होती है बिस्मार्क के लिए यूनिफिकेशन के लिए। अब एक प्रश्न उठता है 19वीं सेंचुरी में जर्मनी के मिडिल जो जर्मनी है इसमें जो एकीकरण का विचार है, उसका जो मेन मुद्दा है वो है कि बड़ा जर्मनी होना चाहिए या छोटा जर्मनी होना चाहिए। तो दो तरह के विचार है ना। तो जो छोटे जर्मनी का जो विचार है वो बोलता है कि जो यूनिफाइड जर्मनी होगा, एकीकृत जर्मनी होगा, उसमें ऑस्ट्रिया को जो वो बाहर रखना चाहिए। मतलब जो ऑस्ट्रिया की जो टेरिटरी है वो जर्मनी से जो है वो बाहर होगी। जो बड़े जर्मनी का विचार रखते हैं वो बोलते हैं कि हमें ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी के साथ मिला लेना चाहिए और एक बड़े जर्मनी की स्थापना की जानी चाहिए, जैसे 1947 में जो है हमारे इंडिया और पाकिस्तान था, है ना। तो कुछ बोलते थे कि विभाजन होना चाहिए, कुछ बोलते थे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये विचार है, कुछ बोलते थे कि अखंड भारत का जो विचार था उसको लेके चलते थे। तो यहाँ पे भी बड़े और छोटी जर्मनी का मुद्दा यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो छोटे जर्मनी के समर्थक है वो ये तर्क देते हैं कि जो आने वाले समय में अगर हम ऑस्ट्रिया को मिला लेते हैं जर्मनी की उसमें, तो आने वाले समय में जो है वो क्या होगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जैसे इंडिया को बोला कि पाकिस्तान का अगर विभाजन नहीं किया जाता है तो जो माइनॉरिटी की प्रॉब्लम है वो आगे बहुत बढ़ सकती है। और भारत के अभी तो दो टुकड़े हो रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि ये सारे के सारे जो अल्पसंख्यकों का जो मुद्दा है ये बढ़ गया तो क्या होगा, और टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी ये विचार है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की जो टेरिटरी है ये लगभग 15 अलग अलग अल्पसंख्यकों से जो है वो बनी हुई थी। तो इनका विचार था कि ऑस्ट्रिया को इससे बाहर रखना चाहिए और छोटे जर्मनी का विचार जो है वो हमें रखना चाहिए। जो बड़े जर्मनी का विचार रखते थे वो कुछ परंपराओं की बात कर रहे थे प्राचीन, कि किस तरह से ऑस्ट्रिया और जर्मनी का जो है ना एकीकरण होना चाहिए, वो प्राचीन जो परंपराएं थे उसके आधार पर जो है वो होना चाहिए। तो ये लॉजिक दे रहे थे। तो इसको फिर शॉर्ट आउट कर लिया जाता है। सेकंड जो वॉर होता है पर्शिया और इसका पर्शिया के साथ जो वॉर होता है ऑस्ट्रिया का, उसमें इसको शॉर्ट आउट कर लिया जाता है। ये है अब विलियम फर्स्ट जो कि हीरो है बिस्मार्क के साथ, ये किंग है पर्शिया के, और इनके और बिस्मार्क के नेतृत्व में ही अब ये जो यूनिफिकेशन का कार्य है वो पूरा होने वाला है। फेडरिक फोर्थ की हमने बात की थी, उसके बाद किंग कौन बनता है, विलियम फर्स्ट। विलियम फर्स्ट जो है 1861 में किंग बनता है आफ्टर द डेथ ऑफ फेडरिक फोर्थ, ये उसका भाई है। और ये जो है 64 ईयर में किंग बनता है, काफ़ी योग्य है, काफ़ी अच्छे सैनिक इसके जो है सेनानायक के इसमें गुण है। और इसको ये विश्वास है कि जो जर्मनी का यूनिफिकेशन है वो किसके नेतृत्व में होगा, पर्शिया के नेतृत्व में ही संभव है। और पर्शिया का जो भाग्य है
वो किसके ऊपर डिपेंड है, उसकी सेना के ऊपर डिपेंड है। और इसके जो है वो इसने क्या किया, सबसे पहले इंटरनल रिफॉर्म किए सेना में। इसने योग्य व्यक्ति बॉन मॉल्टिक को अपना सेनापति बनाया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया, सेना की संख्या दुगनी कर दी, युद्ध सामग्री खरीदने के लिए इसको कुछ पैसा चाहिए, सेना रखने के लिए भी पैसा चाहिए। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट बनाई गई थी फ्रैंकफर्ट, जो विधानसभा वहाँ पे बनी थी, उसमें जो है इस वक्त क्या है, लिबरल्स का अधिकार है। और लिबरल्स क्योंकि इसको परमिशन लेनी पड़ेगी धन के लिए राष्ट्रीय कोष से, है ना, तो लिबरल्स जो है वो परमिशन नहीं देते हैं उदारवादी, क्योंकि वो सैनिक योजना से सहमत नहीं है, क्योंकि वो रिफॉर्म जो है वो पब्लिक वेलफेयर के काम चाहेंगे। तो इसने क्या किया, इस संसद को भंग कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है 1862 में, दोबारा से चुनाव हुए, लेकिन दोबारा से फिर लिबरल को बहुमत प्राप्त होता है। अब इसके पास जो वो तीन ही रास्ते थे, या तो वो संविधान को रद्द कर दे, विधानसभा भंग कर दे और तानाशाही स्थापित कर दे, या सेना में सुधार की जो योजना है उसको समाप्त कर दे, या खुद सिंहासन छोड़ दे, है ना। तो तीन ही ऑप्शन इसके पास बचते हैं। तो इसको अप्लाई नहीं करना चाहता है पहला वाला जो है तानाशाही, क्योंकि लिबरल व्यक्ति था, तानाशाही स्थापित नहीं करना चाहता है। तो फाइनली इसने सोच विचार किया और अपना जो रेजिग्नेशन था वो लिख दिया, और यहाँ पे एंट्री होती है ऑटो वॉन बिस्मार्क की, है ना। तो 1862 ये बोलते हैं, जब ये लिख रहे थे अपना रेजिग्नेशन, तो इसी वक्त ये आते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इससे जो एक यूनिफिकेशन का जो विचार है, एक जर्मनी के एकीकरण का जो विचार है, वो हमेशा के लिए जो है वो समाप्त हो जाएगा। और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि मैं आपके साथ नष्ट हो जाऊंगा, और संसदीय सरकार के साथ जो ये संघर्ष चल रहा है इसमें मैं आपका साथ दूंगा, और जो आपको परमिशन चाहिए वो मैं आपको दिला कर रहूँगा। तो ये इससे काफ़ी प्रभावित हुए, काफ़ी अनुभवी थे ये बिस्मार्क जो है, और 1862 में इन्होंने इसको क्या बना दिया, अपना प्रधानमंत्री बना दिया। अब मेटरनिक का कहीं नाम नहीं आ रहा है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो इंग्लैंड भाग गया था जब 1842 में 1848 में जो विद्रोह हुआ, है ना। तो यहाँ पे अब जो है बिस्मार्क और विलियम फर्स्ट मिलकर जो है इस कार्य को आगे ले जाते हैं। अब इसने यहाँ पे अपनी जो पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन उसको क्लियर किया, और ये जो जर्मनी का जो एकीकरण का जो प्रयास है ऑटो बिस्मार्क के द्वारा जो है, जो छोटे जर्मनी का विचार है, इसके समर्थक हैं। तो राजनीति के काफ़ी माहिर है, उस एक डिप्लोमेट है ना, उस खेल में काफ़ी माहिर है ये। और यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण जो है ये बोलता है कि पर्शिया की ताकत से हासिल किया गया है, और इसे इस आंदोलन को ऊपर से नीचे, मतलब ये नीचे कोई मास मोबिलाइजेशन नहीं है, ऊपर से नीचे इसको लागू किया गया, जिसका अर्थ है कि एक जैविक आंदोलन नहीं है ना, जैविक आंदोलन नहीं था जिसे लोकप्रिय वर्गों द्वारा पूरी तरह से समर्थन और फैलाया गया था, बल्कि ये पर्शिया की जो शाही नीतियां थी उसका ही एक उत्पाद था। मतलब ये जो है वो मास मोबिलाइजेशन से इसको कोई लेना देना नहीं है, मतलब जो शाही नीतियां है उसका ही एक बाय प्रोडक्ट था ये जो यूनिफिकेशन था। इसने क्लियर किया कि जो जर्मनी का यूनिफिकेशन है निरंकुश तानाशाही में ये विश्वास करता है, और संवैधानिक तरीकों से ये बोलता है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हो सकता, उसके लिए क्या चाहिए, रक्त और लौह की नीति चाहिए, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी चाहिए। और जर्मनी की जो समस्या है वो संसदीय आदेशों द्वारा नहीं बल्कि अपितु रक्त और लौह की नीति द्वारा संभव हो सकता है। और इसके दो उद्देश्य उसने स्पष्ट कर दिए कि जर्मनी का जो एकीकरण है वो पर्शिया के नेतृत्व में ही होगा, और पर्शिया को जो है वो लीडरशिप करनी चाहिए, क्योंकि पर्शिया जो है वो बड़ा भाई है, उसके पास बहुत बड़ी टेरिटरी है, और बलपूर्वक ऑस्ट्रिया को जो है वो जर्मनी से बाहर निकाल देना चाहिए। दूसरा इसने अपना जो एम था कि पर्शिया को अपना अस्तित्व जो है वो जर्मनी में विलीन नहीं करना चाहिए, मतलब पर्शिया को क्या करना चाहिए, जर्मनी के जो छोटे छोटे स्टेट्स है उसको जीत कर जो है वो क्या करना चाहिए, इस एकीकरण के कार्य को पूरा करना चाहिए, और पर्शिया की जो सभ्यता है, जो परंपराएं हैं, जो शासन पद्धति है, उसको समस्त जर्मनी में उसका जो है वो विस्तार जो है वो करना चाहिए। और ये सब तभी पॉसिबल होगा, ये जो सारा का सारा काम होगा वो सेना के ऊपर डिपेंड है, ना कि संसद के ऊपर। तो यहाँ पे इसने जो ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी थी उसको क्लैरिफाई किया, और अंत में जर्मनी का एकीकरण होता है, और पर्शिया का शासक जो है वो जर्मनी का सम्राट जो है वो बनने में सक्सेस होता है। तो यहाँ पे जो ये पॉलिसी है ब्लड एंड आयरन की, इसने इसको जो है वो काफ़ी अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया। अब चलते हैं हम, ये काफ़ी इतना आसान काम नहीं था ये, और बिस्मार्क ने इसके लिए काफ़ी एफर्ट्स किए यूनिफिकेशन के लिए, और उसको जो है वो 3 वॉर जो है इसमें लड़नी पड़ी, 3 मेजर वॉर। इसमें जो है पर्शिया के लोग, इसमें जो प्रॉब्लम्स थे इसके आगे, पर्शिया के लोग जो उदारवादी वैधानिक सुधारों की मांग कर रहे हैं, तो बिस्मार्क ने उनकी मांगों को ठुकरा दिया बलपूर्वक, है ना।
मतलब सेना के बल पर। उनको बोला कि कुछ समय के लिए आप चिल्लाना बंद कीजिए जब तक कि जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हो जाता। सेकंड, बड़े बड़े जो राज्य हैं वो एकीकरण के पक्ष में नहीं है। उससे क्या होगा कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे इंडिया का यूनिफिकेशन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो उसमें हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे कुछ, जैसे कश्मीर था, जूनागढ़ था, हैदराबाद था, उन्होंने विलय नहीं किया था भारतीय संघ में, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका एक अपना अलग अस्तित्व बना रहे। तो यहाँ पे जर्मनी में भी यही प्रॉब्लम है, इनको भी शॉर्ट आउट करना है। दक्षिणी जर्मनी के राज्य पर जो है वो फ्रांस का आधिपत्य है, कुछ एक जो पार्ट है, और ऑस्ट्रिया का उत्तरी जर्मनी के ऊपर प्रभाव है, और पर्शिया के सामने एक बहुत बड़ी रुकावट है। और जर्मनी की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर दो ऐसे राज्य हैं जिसमें स्लेशविंग है और हॉलस्टाइन है, उसको डेनमार्क जो है वो अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक टेंशन का काम है। फाइनली आप यहाँ पे मैप में इसको समझेंगे कि किस तरह से एक एक करके स्टेट्स को जो है इसने अपने कब्जे में लिया। तो ये मैप है आपका, ये जो पर्पल कलर आपको दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे देखेंगे ये बड़े भाई का काम करेगा। पर्शिया बहुत बड़ी टेरिटरी है, ये सारा का सारा जो पर्पल एरिया है यहाँ पे हम देखें। और ये जो है कब बना, ये 1815 में जो वियना कांग्रेस का जो डिसीजन था उसके बाद जो है ये सारी की सारी टेरिटरी 39 स्टेट्स बना दिए थे ना 300 से कम करके, ये सारी की सारी जो टेरिटरी है ये पर्शिया है, ईस्ट पर्शिया और वेस्ट पर्शिया। और ये है वेस्टफेलिया, राइनलैंड का जो प्रदेश है, ये सारा की सारी जो यहाँ पे हम देखें ये सारी की सारी जो टेरिटरी है पर्पल कलर में जो आपको दिखाई दे रही है ये डायरेक्टली पर्शिया का ही पार्ट है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि पर्शिया कितना बड़ा, इसके पास कितनी बड़ी टेरिटरी है। दूसरा आपको जो है अब यहाँ पे दिखाई देगा, ये वाला येलो वाला जो कलर है, कनकर्ड बाय पर्शिया इन ऑस्ट्रियन पर्शियन वॉर, 1866 में जो वॉर होता है उसमें ये जो क्षेत्र था इसको जीत लिया। सबसे पहले डेनमार्क के साथ युद्ध में स्लेशविंग और हॉलस्टाइन, इसके ऊपर दोनों ने क्या कर लिया, संधि कर ली। स्लेशविंग के ऊपर जो है वो पर्शिया ने अधिकार कर लिया, और हॉलस्टाइन का एरिया जो है वो किसको दे दिया, ये दे दिया ऑस्ट्रिया को, है ना। और फाइनली जब 1866 में वॉर होता है तो ये जो येलो वाली आपको टेरिटरी दिख रही है इसके ऊपर इसने क्या कर लिया, जो कि ऑस्ट्रिया का साथ दे रही थी स्टेट, इसके ऊपर डायरेक्टली अपना कब्जा कर लिया, मतलब बलपूर्वक इसको जीत लिया। और इसके बाद जो है ये वाला जो एरिया है ग्रीन कलर वाला, ये आपको ऑस्ट्रेलियन एम्पायर दिखाई दे रहा है, एक्सक्लूड जर्मनी, मतलब जर्मनी से बाहर का जो ऑस्ट्रेलियन एम्पायर है वो ये ग्रीन कलर में है। और इसके बाद जो ये आपको लाइट ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ज्वाइंड विद प्रशिया फ्रॉम जर्मन कॉन्फेडरेशंस, ये वाला जो अब एरिया है ये क्या किया गया, इनके ऊपर डायरेक्टली अधिकार कर लिया। और 1867 में आफ्टर द पर्शिया वॉर, ऑस्ट्रिया पर्शिया वॉर, ये जो ग्रीन वाला जो एरिया है इसको मिलाकर मेन नदी है यहाँ पे, मेन नदी से ऊपर वाला जो पार्ट है इसको मिलाकर क्या बना दिया, उत्तरी नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन, उत्तरी जर्मनी संघ, ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला है ना, ये ग्रीन वाला। और इसके बाद जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये है बुटेमबर्ग, ये वाला जो कलर है ये बुटेमबर्ग है, इसमें बवेरिया भी है और वेडन भी है। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑस्ट्रिया वॉर होता है इसको जो है अभी किसके कब्जे में रहने देता है, ये ऑस्ट्रिया पर्शिया के वॉर में ये इसको ऑस्ट्रिया एम्पायर के कब्जे में रहने देता है। और फाइनली जब वॉर होता है पर्शिया और फ्रांस के साथ वॉर होता है तो उसमें फिर ये वाली टेरिटरी जो है इसको भी ऑस्ट्रिया के कब्जे से छुड़ाकर जो है वो इसको जर्मनी में इसका यूनिफिकेशन कर देता है। और यहाँ पे जो है अल्सेस और लॉरेन के जो प्रदेश है ये वाला जो एरिया है ये भी छीन लेता है। यहाँ पे बॉर्न बाय द पर्शियन फ्रेंको पर्शियन वॉर 1871, अल्सेस और लॉरेन के प्रदेश भी छीन लेता है। तो ये बैकग्राउंड तैयार हो रही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो इस मैप से आपको जो है वो काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वॉर अगेंस्ट डेनमार्क। 1864 में डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ, पहला युद्ध था ये। डेनमार्क प्रायद्वीप में जो दो डचियाँ थी, डचियाँ क्या होती है, एक टेरिटरी को बोलते हैं, एक क्षेत्र को बोलते हैं यूरोप के अंदर, जिस पर जो है ड्यूक जो है वो शासन किया करते थे। तो स्लेशविंग और हॉलस्टाइन का जो एरिया है ये डेनमार्क के साथ ही लगता है, इधर डेनमार्क है, और इसके ऊपर जो है वो डेनमार्क का जो ड्यूक है वो शासन करता है, डायरेक्टली उसके अधिकार में नहीं है लेकिन एक परंपरा के अनुसार जो यहाँ पे शासन करता है। और यहाँ की जो जनता है वो क्या है, यहाँ पे जो हॉलस्टाइन है वो जर्मन संघ का सदस्य था, लेकिन स्लेशविंग जो है वो इसका सदस्य नहीं है। हॉलस्टाइन के निवासी जो है वो जर्मन है, जबकि स्लेशविंग के अधिकांश निवासी जर्मन है, लेकिन यहाँ पे डैनिश भी बोली जाती है। तो स्लेशविंग वाला जो एरिया है उनकी जो सिंपैथी है वो किसके प्रति है, डेनमार्क के प्रति है, क्योंकि यहाँ पे डैनिश भी बोली जाती है। और बिस्मार्क ने जो है वो जर्मन परिसंघ के सदस्य हॉलस्टाइन के हितों की रक्षा के लिए जो है
ये युद्ध जो है वो डेनमार्क के साथ उसके द्वारा लड़ा गया 1864। इसके जो मेन कारण है अब, क्योंकि इसमें जो बिस्मार्क है वो काफ़ी चालाक है ना। वो क्या करना चाहता है, डेनमार्क पर आक्रमण करके पहले तो वो अपनी जो सैनिक शक्ति है उसकी परख करना चाहता है। उसको लगता है कि डायरेक्टली अगर मैं आक्रमण करूंगा ऑस्ट्रिया के ऊपर तो हो सकता है मेरी सेना कमज़ोर हो। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अपनी वो इतना ताकतवर हो चुका है कि आने वाले समय में अगर ऑस्ट्रिया जैसे बड़े स्टेट के साथ वो युद्ध करता है तो जो है वो अपनी सेना को परख लेना चाहता है। दूसरा जो है वो आने वाले समय में पंगेबाजी कहाँ से करेगा, स्लेशविंग और हॉलस्टाइन, काफ़ी डिप्लोमेट है, ये जो है हॉलस्टाइन के एरिया जो है वो किसको दे देगा, ऑस्ट्रिया को दे देगा। और आने वाले समय में जो है अवसर इसको चाहिए युद्ध शुरू करने का, कि कोई मुद्दा तो होना चाहिए युद्ध शुरू करने का। तो यहाँ से ये पंगेबाजी जो है वो आने वाले समय में जो इस प्रश्न को लेके करना चाहता है। अब यहाँ पे डेनिश के जो लोग हैं, यहाँ पे एक जो डेनमार्क को सम्मिलित करने के पक्ष में है ये डचियों को, है ना, डेनमार्क जो स्लेशविंग और दूसरा जो एरिया है। और यहाँ पे जो है एक जो यहाँ का ड्यूक है वो भी इसको अपने अधिकार में जो बुलाना चाहता है। 1867 में 63 में एक संविधान तैयार किया गया डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक सप्तम के द्वारा, जिसमें स्लेशविंग को डायरेक्टली डेनमार्क के साथ मिलाने और हॉलस्टाइन को स्वतंत्रता देने की योजना थी। 1863 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद जो है क्रिश्चियन नवम जो है वो डेनमार्क का शासक बनता है और उसने स्लेशविंग को जो है अपने राज्य में मिला दिया। और ये जो जब उसने इसको राज्य में मिला लिया तो ये लंदन प्रोटोकॉल हुआ था इससे पहले 1852। ऑस्ट्रिया ने बोला कि उसका उल्लंघन है ये, और जर्मन डाइट ने भी इसको जो है वो स्वीकृति दे दी। और यहाँ पे बिस्मार्क जो है वो जर्मन डाइट के निर्णय के जो है वो अंगेस्ट हो गया, क्योंकि बिस्मार्क जो है वो बलपूर्व स्लेशविंग और ये जो हॉलस्टाइन का एरिया है उसको अपने अधिकार में लेना चाहता था, क्योंकि उसको अपनी जो शक्ति थी उसकी परख करनी थी, जो सैनिक शक्ति थी। और जो इसके साथ साथ स्लेशविंग को जब डेनमार्क ने डायरेक्टली अपने अधिकार में कर लिया तो ये भी उसके लिए जो है वो एक मतलब इंसल्ट का काम था। अब यहाँ पे इसने ऑस्ट्रिया को अपने साथ लिया कि हम दोनों भाई भाई क्या करते हैं, डेनमार्क के साथ युद्ध करते हैं और आपस में जो ये दोनों डचियाँ हैं इसको बांट लेंगे। और यहाँ पे इसने फाइनली जो है 48R का अल्टीमेटम दिया डेनमार्क की सरकार को कि आपने जो ये नया संविधान तैयार किया है इसको आप रद्द कर दे या तो युद्ध के लिए तैयार रहें। तो फाइनली यहाँ पे जो है वो डेनमार्क का, क्योंकि उस वक्त पार्लियामेंट नहीं चल रही थी, इस पर विचार नहीं किया जा सका। और फाइनली 1864 में जो है वो ऑस्ट्रिया ने जो है वो जो पर्शिया है बिस्मार्क जो है उसने ऑस्ट्रिया की सहायता से जो वो डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और छोटे से युद्ध में इसको सेकंड स्लेशविंग वॉर भी कहा जाता है। इसमें डेनमार्क की हार होती है और फाइनली जो है एक ट्रीटी होती है 1864 जिसको कहा जाता है वियना की संधि। और इन दोनों डचियों पर पर्शिया और ऑस्ट्रिया ने जो है वो संयुक्त अधिकार कर लिया। इसके बाद 14 अगस्त 1864 को जो है वो एक गैगस्टीन की विराम संधि होती है, कन्वेंशन ऑफ द गैगस्टीन, जिसमें युद्ध को जो है वो आने वाले समय में जो है वो टाल दिया जाता है इस क्लैश को। और स्लेशविंग पर पर्शिया और हॉलस्टाइन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार जो है वो इस गैगस्टीन की जो विराम संधि थी इसमें मान लिया जाता है। और इस तरह से पहला जो फेज है वो यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद बिस्मार्क ऑस्ट्रिया को कुछ धन देकर जो है लॉयनबर्ग का क्षेत्र भी जो है वो अपने अधिकार में ले लेते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो बिस्मार्क है वो कितना एक डिप्लोमेट, एक कूटनीतिज्ञ है। उसने अपने अपने आप को वो इस योग्य नहीं समझता है कि अभी वो ऑस्ट्रिया का सामना कर सके। उसके लिए क्या कर रहा है, वो तैयार कर रहा है। और आने वाले समय में जो है ये जो गैगस्टीन और वियना की जो संधि हुई, इसके जो बीच का जो ये विराम संधि की उसमें उसको तैयारी करने का मौका मिल गया। और इस तरह से जो जर्मनी संघ है वहाँ से डेनिश जो डेनमार्क का जो प्रभाव था उसको काफ़ी डिप्लोमेसी के द्वारा ऑस्ट्रिया को साथ लेते हुए जो है इसने उसको क्या कर दिया, हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और आने वाले समय में जो है ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो है एक युद्ध स्टार्ट करने का भी उसको मौका मिल गया, है ना, क्योंकि हॉलस्टाइन का जो एरिया है इसके ऊपर ही ये अब पंगेबाजी करने वाला है। तो ये है फर्नांज जोसेफ ऑफ ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया का क्या है, किंग है इस वक्त, है ना। जो मेटरनिक था वो चला गया है। अब यहाँ पे सेकंड द ऑस्ट्रिया पर्शिया वॉर, काफ़ी बड़ा वॉर है 1866। और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से इसने एक एक करके ट्रेटी जो है वो मिला ली। अब यहाँ पे जो छोटे जर्मनी और बड़े जर्मनी का जो मुद्दा था उसको यहाँ पे सुलझा लिया गया।
और कुछ हफ्ते का ये युद्ध था और इसमें जो है काफ़ी डिप्लोमेसी के द्वारा पर्शिया और उसके सहयोगियों को जो है इसने क्या किया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के जो दूसरे राज्य थे उसके विरुद्ध जो है वो ये खड़ा कर देता है ना, क्योंकि इसको पता है कि जब तक ऑस्ट्रिया को अलग थलग नहीं कर दिया जाता तब तक ये काम पूरा नहीं हो सकता है। और बिस्मार्क जो है पर्शिया के अधीन जर्मनी का एकीकरण यहाँ पे कंप्लीट करना चाहता है और ये भली भांति जानता है कि जब तक इसको ऑस्ट्रिया को खदेड़ा नहीं जाता जर्मनी से तब तक ये पॉसिबल नहीं है और इसको शक्ति के प्रयोग से ही, मतलब पावरफुल तरीके से ही इसको बाहर किया जा सकता है। और फाइनली इसमें पर्शिया की जीत होती है और इसमें जो है कुछ एक जो स्टेट्स थे जो कि ऑस्ट्रिया के साथ खड़े थे उनको डायरेक्टली मिला लिया जाता है और कुछ एक जो स्टेट्स है जिसमें बाडेन और बवेरिया थे उनको ऑस्ट्रिया के सहयोगियों को जो है वो स्वतंत्रता, मतलब उनको स्वतंत्र किया जाता है। तो इसके कॉजेज की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रिया एगर टू द जॉलबेरियन यूनियन, ज्वाइन जॉलबेरियन है ना, जॉलबेरियन। तो जॉलबेरियन जो संघ बना था ईस्टर्न यूनियन, उसका सदस्य बनने के लिए काफ़ी ये उत्सुक है और बिस्मार्क जो है वो ऐसा नहीं चाहता है, उसने बोला कि ऐसा नहीं होगा। इसके साथ साथ हेस में प्रॉब्लम चली हुई है, एक ये वाला जो एरिया है ना, ये जर्मनी का ही स्टेट है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम चली हुई है। जनता जो है वो यहाँ की 1860 में उदारवादी आंदोलन चला है ना, और यहाँ पे उदार शासन की मांग कर रहे हैं और यहाँ पे इस झगड़े में ऑस्ट्रिया ने जनता का साथ दिया और जो पर्शिया ने जो है वो हेस के शासक का साथ दिया, क्योंकि पर्शिया नहीं चाहता है कि वहाँ पे उदारवाद इमर्ज हो। और इस तरह से ये दोनों के बीच में, ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच में जो है वो कन्फ्लिक्ट हो जाता है हेस वाले एरिया को लेके, है ना। तो इसमें जो बड़ी जो स्टेट्स है जो जर्मनी का डायरेक्टली साथ दे रहे हैं, जो ऑस्ट्रिया का साथ दे रहे हैं, उनको ये डायरेक्टली अपने कब्जे में ले लेता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध है ये और यहाँ पे भी ये डिप्लोमेसी करता है क्योंकि ये जानता है कि जो जो ये एक संघ बना था ना, जो बियाना कांग्रेस का जो निर्णय जर्मनी जो है, एक जो बियाना कांग्रेस ने जो का जो निर्णय था जिसमें जर्मन संघ की स्थापना की गई थी वो बियाना कांग्रेस के अनुसार की गई थी और ये ऑस्ट्रिया के साथ अगर पंगेबाजी करता है तो हो सकता है जो यूरोप की जो दूसरी शक्तियां हैं वो क्या करें, ऑस्ट्रिया का साथ दे। तो इसने क्या करना है, अब एक एक करके क्या करना है, जो बड़ी बड़ी जो यूरोप की जो शक्तियां हैं उसको अलग करना है ऑस्ट्रिया से। सबसे पहले क्या किया, इंग्लैंड जो है वो जर्मनी के राष्ट्रवाद का समर्थक है, इसके साथ क्या किया, इसने व्यापार की स्वतंत्र नीति अपनाई और इसमें जो है इंग्लैंड का ये सहयोग प्राप्त कर लेता है। दूसरा, पोलैंड के प्रश्न के ऊपर जो है वो रूस का ये समर्थन करता है और उससे भी न्यूट्रल रहने का वचन ले लेता है। और रशिया का जो जार है वो पहले से ही रूठा हुआ था ऑस्ट्रिया से, क्योंकि क्रीमिया के युद्ध में ऑस्ट्रिया ने उसकी बिल्कुल भी सहायता नहीं की थी। फ्रांस का जो शासक है नेपोलियन, जैसे मैंने पहले बताया, ये चाहता था कि ये दोनों जो है वो आपस में लड़ेंगे, इससे जो है वो क्या होगा, इनकी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी और उससे जो है वो राइन लैंड तक अपना जो विस्तार है वो फ्रांस को करने का मौका मिलेगा। लेकिन नेपोलियन जो बिस्मार्क है वो उससे अधिक चालाक है, उसने नेपोलियन से जो है बियाट्रीज के स्थान पर 1865 में भी उससे मुलाकात की और उससे भी वचन ले लिया कि युद्ध के बाद हम आपको कुछ ज़मीन दे देंगे, कुछ टेरिटरी दे देंगे, आप जो है वो तटस्थ रहिए, इस युद्ध में अलग रहिए। और इटली के साथ भी उसने जो है एक समझौता कर लिया और उससे भी प्रॉमिस ले लिया कि आप भी युद्ध से जो है वो तटस्थ रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे और मैं आपको वेनिस का जो क्षेत्र है, वेनेशिया जो है वो प्रदेश में आपको दे दूंगा। तो फाइनली इमीडिएट जो कॉज था वो था स्लेशविंग और हॉलस्टाइन के प्रश्न को लेके, जो कि इसका तत्कालीन कारण था। तो यहाँ पे जो है गैगस्टीन की संधि के अनुसार जो है स्लेशविंग पर पर्शिया, हॉलस्टाइन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था, जैसे पहले हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे बिस्मार्क ने जो है वो ऑस्ट्रिया के ऊपर आरोप लगाया कि हॉलस्टाइन का जो शासन व्यवस्था है वो ठीक से नहीं चल रही है और वहाँ पे एक आंदोलन चला हुआ ड्यूक ऑफ ऑगस्टबर्ग के पक्ष में, उसका ऑस्ट्रिया क्या कर रहा है, उसको हवा दे रहा है ना। मतलब हॉलस्टाइन की जो जनता है उसको भटका रहा है, किसके अगेंस्ट, पर्शिया के अगेंस्ट। इसने जो है इसको पत्र भेजा 1866 में बिस्मार्क ने कि आप ये जो यहाँ पे आंदोलन चल रहा है उसको सहायता देना, अपनी हवा देना जो है वो बंद कीजिए। तो इस पत्र का जो है वो ऑस्ट्रिया ने जो है वो उत्तर दिया कि अब जो गैगस्टीन की जो संधि हुई थी उसको आप समाप्त समझें और युद्ध के लिए जो वो तैयार हो जाएं। और इस तरह से जो है पर्शिया ने जो हॉलस्टाइन पर अपने ट्रूप्स भेजे, मिलिट्री ट्रूप्स, और फाइनली जो है इसके ऊपर अधिकार कर लेता है और ऑस्ट्रिया ने जो है मजबूर होकर 14 जून 1866 को जो है युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों के बीच में युद्ध होता है और फाइनली इस युद्ध में जो है 7 वीक वॉर होता है। पहला जो इसका था 7 सप्ताह तक युद्ध चलता है। इसमें यूरोप की जो शक्तियां हैं वो ऑस्ट्रिया का साथ नहीं दे रही है कोई भी, और जर्मनी के जो कुछ स्टेट्स है
जर्मनी संघ के सदस्य बवेरिया, सैक्सनी, हैनोवर, बुटेमबर्ग, ये जो है वो ऑस्ट्रिया का साथ दे रहे हैं। और पर्शिया ने जो है पूरी तैयारी के साथ इसमें युद्ध किया। बॉन माल्टेक यहाँ पे सेनापति है, और युद्ध शुरू होने के 3 दिन के अंदर ही हैनोवर, ड्रेस्टन्स, केसर्स, सैक्सनी, इसके ऊपर जो है वो किसका अधिकार हो जाता है, पर्शिया का अधिकार हो जाता है। और इस प्रकार से जो है उत्तरी जर्मनी संघ पर जो है वो माल्टेक अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं, और इसके बाद बोहेमिया पर आक्रमण कर दिया जाता है ना। तो बोहेमिया कहाँ पे है, ये वाला जो एरिया है, मतलब ऑस्ट्रिया की तरफ जो है वो सेनाएं यहाँ पे नीचे को पहुँच गई यहाँ पे। और इसके साथ साथ इटली जो है उसने भी वेनेशिया पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इसमें इटली हार गया, लेकिन इसने जो है ऑस्ट्रिया की जो सेना है उसको उलझाए रखा है यहाँ पे। तो वेनेशिया कहाँ है, इटली का ऊपर वाला पार्ट है ये, अभी यूनिफिकेशन नहीं हुआ है इटली का। वार ऑफ सडेवा होता है इसी में ही, और तीनों ओर से जो है वो बोहेमिया पर आक्रमण कर देती है। जो मैंने आपको टेरिटरी बताया यहाँ पर, जो माल्टेक है वो तीनों ओर से इधर से इधर से इधर से इसके ऊपर आक्रमण कर देता है। और फाइनली जो है यहाँ पे सडेवा में एक लड़ाई होती है, जिसमें लगभग 40,000 जो ट्रूप्स थे ऑस्ट्रिया के वो यहाँ पे मारे जाते हैं। और यहाँ पे फ्रांस की जो नीति थी, कमज़ोर नीति, उसकी आलोचना की जाती है वहाँ की जनता के द्वारा, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया तभी इसमें डिफीट हुआ, पर्शिया तभी जीत पाया क्योंकि नेपोलियन जो था, नेपोलियन थर्ड की हम बात कर रहे हैं, वो इसमें न्यूट्रल रहा। और सडेवा में जो है ऑस्ट्रिया की नहीं, जनता ये समझती है फ्रांस की कि इसमें फ्रांस की हार हुई है, और आने वाले समय में यही जो है वो फ्रांस के साथ युद्ध का कारण बनेगा, है ना। तो इस तरह से ये जो स्टेट्स थे आपके, इसको जीत लिया गया, एनेक्स्ड बाय द पर्शिया 1866। ये वाले जो स्टेट है हैनोवर, हॉलस्टाइन्स, जो इसका साथ दे रहे थे मतलब, है ना। और दूसरे जो स्टेट्स है उसको ज्वाइन कर लिया गया। फिर इसको जो मेन नदी है, ये वाली जो रिवर है, इसके ऊपर वाले जो स्टेट है, इसका एक संघ जो है वो बना दिया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि सडेवा के युद्ध के बाद जो है वो ट्रीटी होती है, प्रेग की संधि, ट्रीटी ऑफ प्रेग। और प्रेग की संधि में जो है इसकी जो टर्म एंड कंडीशंस थी, उसमें जर्मनी संघ जो है उसको तोड़ दिया जाता है, जो कि कब बनाया गया था, 1815 में। ऑस्ट्रिया को युद्ध हर्जाना देना था, 23 अगस्त 1866 को होती है, युद्ध हर्जाना देना पड़ा। वेनेशिया प्रांत इटली को दे दिया गया। फ्रैंकफर्ट की डाइट भंग कर दी गई। मेन नदी, मेन रिवर जो है उसके उत्तरी राज्यों को एक संघ बना दिया गया, जिसे पर्शिया के अधीन रखा गया। हॉलस्टाइन पर पर्शिया का डायरेक्ट अधिकार हो गया, और जर्मनी के दक्षिणी राज्यों को अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता दी। मतलब जो उदारता यहाँ पे दिखाई गई, मतलब ये जो बेडान और बवेरिया का जो एरिया है वो अभी ऑस्ट्रिया के अधीन में ही रहने दिया, इसको आगे जो है वो मिलाया जाएगा। और इस तरह से जो है यहाँ पे एक संघ निर्मित होता है, फाउंडेशन ऑफ द नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशंस। इसकी जो महत्व है इस युद्ध का, उसमें है उत्तरी जर्मनी संघ का निर्माण होना, जिसमें नाउस, स्लैशविंग, हैनोवर, हेस, कैसल, फ्रैंकफर्ट, हॉलस्टाइन, इस पर सीधा कब्जा कर लिया। ये वाला एरिया हैनोवर, नाउस, स्लैशविंग, हॉलस्टाइन्स, ये वाला जो सारा का सारा एरिया पिंक येलो में आपको दिख रहा है, इसके ऊपर क्या कर लिया, डायरेक्टली कब्जा हो गया किसका, पर्शिया का, है ना। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और जो दक्षिण स्टेट्स है ये ऑस्ट्रिया के कब्जे में, इनको मतलब स्वतंत्रता दी गई थी प्रेग की संधि के अनुसार, और इस पर जो है वो अभी ऑस्ट्रिया का ही अधिकार रहने दिया गया। और 1864 में जो है मेन नदी के जो ऊपर वाले जो 22 राज्य है उसका क्या बना दिया गया, एक संघ बना दिया गया, है ना। ये वाले जो एरिया है, ये वाला जो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने पहले बताया, इसका क्या बना दिया जाता है, एक उत्तरी जर्मनी संघ बना दिया गया, है ना। ये जो सारा का सारा जो ग्रीन एरिया है। और इसके साथ साथ जो है इस तरह से जो उत्तर में स्थित जर्मनी के राज्य है उसका एकीकरण का जो कार्य है यहाँ पे जो है वो पूरा होता है। और इससे जो एक अंतर्राष्ट्रीय गौरव था जर्मनी का, उसमें वृद्धि होती है, उसके यूरोप के अंदर मान सम्मान बढ़ता है। और 2 सदनों वाली संसद भी यहाँ पे स्थापित की जाती है बिस्मार्क के द्वारा। एक है गुडेस्वर, एक उच्च सदन है ये, और दूसरा निम्न सदन, इसको कहा जाता है रिस्टोंग। तो 2 सदनों वाली जो संसद है उसकी भी यहाँ पे स्थापना होती है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये वाले जो स्टेट्स है और अल्सेस और लॉरेन के प्रदेश है उसको किस तरह से मिलाया जाता है। अब होता है फ्रैंको पर्शिया वार 1870 से लेकर 71। इट वाज द लास्ट एफर्ट्स मेड बाय द बिस्मार्क, है ना। तो यहाँ पे उत्तरी जर्मनी परिसंघ को जो है वो दक्षिण के जो राज्य है, दक्षिण और पश्चिम, जिस पर ऑस्ट्रिया और अभी फ्रांस का भी प्रभाव है, उसको
साथ में लाने के लिए जो है ये युद्ध लड़ना पड़ता है इसको, और फ्रांस के प्रभाव को जर्मनी में ख़त्म करने के लिए जो है ये युद्ध होता है। और यहाँ पे जनवरी 1871 में जो है फ्रांस की इसमें हार होती है, और फाइनली यहाँ पे जो है वो आने वाले समय में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की ओर ले जाता है। कारण की बात करें तो नेपोलियन जो है मैक्सिको अभियान इसका फेल हो गया, और मैक्सिको अभियान के बाद जो इसकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई थी, वो पर्शिया के साथ पंगेबाजी करके उसके साथ युद्ध करके क्या करना चाहता था, इसको दोबारा से रिवाइव करना चाहता था। मतलब अपना जो इसका गौरव खत्म हो गया था मैक्सिको अभियान में, उसको दोबारा से गेन करना चाहता है। पहले से ही दुश्मनी चली आ रही थी, जिसमें सिडेवा के युद्ध के बाद जो कमज़ोर नीति थी उसके कारण काफ़ी किरकिरी हो रही थी नेपोलियन की, है ना। और इस तरह से नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन की जो उम्मीद थी वो ये थी कि दोनों ये पर्शिया और ऑस्ट्रिया आपस में लड़ेंगे और उसको अपना जो एक्सपेंशन है वो राइन नदी तक जो करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बिस्मार्क जो है वो एफर्ट्स करना चाहता है यूनिफिकेशन का। उत्तरी जर्मनी परिसंघ तो इसने बना लिया है, लेकिन दक्षिण और पश्चिमी की जो स्टेट्स है बवेरिया, बेडन और बटमबर्ग जो रियासतें हैं, इसको जो है वो जर्मनी संघ में जो है इसका विलय के कार्य को यहाँ पे पूरा करना चाहता है। और फ्रांस जो है इसके रास्ते में एक ऑब्स्टेकल का काम यहाँ पे कर रहा है। और फाइनली नेपोलियन डिमांड करता है कुछ टेरिटरी की, राइन संघ जो राइन रिवर है उसके आसपास का जो कुछ क्षेत्र है, जैसे कि ऑस्ट्रिया के साथ जब युद्ध हुआ था तो एक वचन दिया गया था नेपोलियन थर्ड को कि वो इस युद्ध में तटस्थ रहेगा, और कुछ प्रदेश जो है युद्ध के बाद उसको दे दिए जाएंगे। और जब ये बिस्मार्क के पास डिमांड लेके गया तो बिस्मार्क ने बोला कि मैंने तो प्रॉमिस कोई किया ही नहीं था, है ना, ये तो झूठ बात है। तो उसने मना कर दिया, उसके कारण भी कन्फ्लिक्ट पैदा होता है दोनों के बीच में। और प्रेस का भी रोल रहता है, क्योंकि प्रेस जो है वो काफ़ी दोनों के बीच में अगर दोस्ती होने वाली भी होती थी नेपोलियन और इसके बीच में, पर्शिया और फ्रांस के बीच में, तो जो समाचार पत्र थे वो होने नहीं देते थे, वो नई नई खबरें जो है सच्ची झूठी छापते थे, जिसके कारण युद्ध जो है वो अब जो है वो लग रहा था कि युद्ध जरूर होगा। और यहाँ पे भी हम डिप्लोमेसी देखते हैं बिस्मार्क की। अब बिस्मार्क जानता है कि फ्रांस को हराना इतना आसान नहीं है, तो सबसे पहले क्या किया इसने, डिप्लोमेसी से जो है नेपोलियन बेल्जियम पर अधिकार करना चाहता है। ये किसको बता दिया, नेपोलियन बेल्जियम के ऊपर अधिकार करना चाहता है। बिस्मार्क ने इसका विरोध किया और ये जो है इंग्लैंड को भी बता दिया। और यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस की जो है वो आपस में दुश्मनी, उसमें डिफरेंस पैदा कर दिए। नेपोलियन हॉलैंड के शासक से लग्जमबर्ग का प्रदेश खरीदना चाहता था, लेकिन बिस्मार्क ने इसका विरोध किया, वो उसको नहीं खरीद सकता है। बिस्मार्क ने रूस के जार के साथ भी संधि कर ली और उसको जो है वो युद्ध में न्यूट्रल रहने के लिए मना लिया, और इससे भी नेपोलियन की जो महत्वाकांक्षा थी वो ख़त्म हो गई। और बिस्मार्क ने जो दूसरे जो दक्षिणी जो स्टेट्स थे, जिसमें बवेरिया के शासक को जो है नेपोलियन के ये कहकर लड़वा दिया कि वो उसके राज्य को हड़प करना चाहता है। तो इससे जो जर्मनी की जो दक्षिणी रियासतें थी उसका भी जो है वो नेपोलियन के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं रहता है। इसके बाद बिस्मार्क की जो सैनिक शक्ति है ना, के बल के ऊपर जो है उसने उत्तरी जर्मनी को अपने साथ मिलाने के बाद जो है बिस्मार्क ने उन सारी रियासतों से जो है वो सेना इकट्ठी की, और काफ़ी बलपूर्वक तरीके से जो है इसने इस जो यूनिफिकेशन का जो कार्य था उसको यहाँ पे पूरा करता है। मतलब जो उत्तर की जो रियासतें थी उससे क्या हुआ, इसको सेना भी प्राप्त हुई। अब इमीडिएट जो कॉज है वो है रानी ईसाबेला। स्पेन में क्या चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, और जो रानी ईसाबेला है वो फ्रांस भाग कर आ जाती है। गृह युद्ध किस बात को लेकर चल रहा है, जब रानी भाग आई तो यहाँ पे पर्शिया का जो शासक है उसका जो भाई है लियोपोल्ड, उसको स्पेन का शासक घोषित कर दिया। नेपोलियन थर्ड ने इसका विरोध किया, उसने अपने एक राजदूत को भेजा, और राजदूत को भेजकर पर्शिया से वचन लेने के लिए कहा कि होहेन-जोलर्नबर्ग का कोई भी, मतलब पर्शिया का कोई भी राजकुमार जो है वो स्पेन के सिंहासन के ऊपर नहीं बिठाया जाएगा। तो ये जो राजदूत था जब ये पर्शिया के शासक के पास पहुंचा तो पर्शिया ने इस डिमांड को जो है वो मानने से इनकार कर दिया। उसने बोला कि हमारा जो होहेन-जोलर्नबर्ग का जो कोई सदस्य है वही स्पेन के सिंहासन के ऊपर बैठेगा। और यहाँ पे जो ये घटना थी उसको बिस्मार्क ने इस तरह से समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दिया कि पर्शिया के लोगों को लगने लगा कि फ्रांस के राजदूत ने पर्शिया के शासक का अपमान किया है, और फ्रांस की जनता को ये लगने लगा कि उनके राजदूत का जो है वो पर्शिया में अपमान हुआ है। तो यहाँ पे दोनों देशों की जो जनता थी वो क्या हो गई, भड़क गई। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में कभी ऐसा कन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों की जो ऐसे कुछ समाचार पत्र में छपते हैं तो दोनों देश की जो जनता है वो क्या हो जाती है, मतलब युद्ध के लिए उतावली हो जाती है। तो यहाँ पे भी ये सारी की सारी डिफरेंसेस जो है वो यहाँ पे पैदा कर दिया। और नेपोलियन
युद्ध करने के इस वक्त पक्ष में नहीं है, क्योंकि उसकी अभी तैयारी नहीं हुई है, लेकिन जनता के अनुरोध पर जो है उसने युद्ध की घोषणा उसको करनी पड़ी। और जर्मनी की जो दक्षिणी रियासतें हैं उसने युद्ध में किसका साथ दिया, पर्शिया का साथ दिया। और अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये काम पूरा होता है। 15 जुलाई 1870 को युद्ध की घोषणा होती है और जर्मनी की दक्षिणी रियासतों की सहायता से जो है फ्रांस को इसमें अनेक हार का सामना करना पड़ा। और उसके एक एक जो शहर थे जिसमें पर्शिया की सेना ने अल्सेस और लॉरेन पर अधिकार कर लिया। इसके बाद मेल्स का जो दुर्ग था उसके ऊपर उसको घेर लिया चारों तरफ से। और यहाँ पे जो फ्रांस के जो सेनापति है वाजेन है और नेपोलियन के नेतृत्व में कुछ सेना लड़ रही है। फाइनली सेडान का युद्ध होता है, इसमें नेपोलियन हार जाता है और वो क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है। नेपोलियन थर्ड को बंदी बना लिया जाता है और वो अपने देश एक संदेश भेजता है कि मेरी सेना पराजित हो चुकी है और मैं भी बंदी बना लिया गया। स्पेन की रानी इसाबेला फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग जाती है। 5 सितंबर को फ्रांस में दोबारा से गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। इसके बाद मेल्स से जो सेना आई थी वो कहाँ पे पहुंच जाती है, पेरिस में पहुंच जाती है। और पेरिस का जो है, पेरिस को घेर लिया जाता है क्योंकि मेल्स की सेना यहाँ पे आ गई थी। और पेरिस को घेरने के बाद यहाँ पे जो खाने पीने का जहाँ से सामान आता था पेरिस को, उस रास्ते को रोक लिया जाता है। पेरिस की जनता भूखे मरने लगती है और फाइनली 4 महीने के बाद 28 जनवरी 1871 को जो है पेरिस जो है वो क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है। तो इस तरह से जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है उसका यहाँ पे काम पूरा हुआ। और पर्शिया ने जो है युद्ध के बाद बिस्मार्क ने क्या किया, मेन नदी की जो उत्तर की जो रियासतें थी उसको तो पहले ही मिला लिया था। अब यहाँ पे जो है फ्रांस के साथ हुए इस युद्ध में जो है दक्षिण की जो रियासतें थी उसको उसने पर्शिया का साथ दिया और युद्ध के बाद दोनों के बीच में समझौता होता है। और दक्षिणी जो रियासतें हैं जिसमें बुडेन है ना, या जो बवेरिया है ना, या बुडेनबर्ग है, ये सारे के सारे जो है वो जर्मन संघ में शामिल हो जाते हैं। और इस तरह से युद्ध की समाप्ति से पहले 18 जनवरी 1871 को जो है वो जर्मनी का जो एकीकरण का कार्य था वो बिस्मार्क की काफ़ी कूटनीति और सूझबूझ के द्वारा जो है वो पूरा हो जाता है। 18 जनवरी 1871 को जो बरसाए है उसका एक शीश महल है जहाँ पे वहाँ का राजा रहता था, उसमें एक सभा आयोजित की जाती है। और ये जो बरसाए का जो महल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो बरसाई की ट्रीटी होती है जहाँ पे बदला लेता है फ्रांस जर्मनी से, वो यहीं पे करवाई जाती है जानबूझकर, क्योंकि उसको बदला लेना है। उसका काफ़ी अपमान किया जाता है यहाँ पे फ्रांस का। और यहाँ पे जो जर्मनी के जो अलग अलग रियासतों के जो शासक है वो उसमें भाग लेते हैं और यहाँ पे घोषणा की जाती है जर्मनी साम्राज्य की। और पर्शिया का जो शासक है विलियम फर्स्ट, उसको जो है वो यूनिफाइड जो जर्मनी है उसका सम्राट घोषित किया जाता है। अब इसको पुकारा जाता है केसर विलियम के नाम से जो है वो इसको पुकारा जाता है। जर्मनी साम्राज्य में जो है वो संघीय सरकार की स्थापना होती है और इसकी राजधानी किसको बनाया जाता है, बर्लिन। बर्लिन कहाँ पे है, ये जो है वो पर्शिया का ही एक पार्ट था। तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा एरिया आप ब्लू में देख रहे हैं, अब ये बनता है पूरा का पूरा जर्मन एम्पायर, है ना। और बर्लिन जो है वो इसकी क्या बनती है, कैपिटल बनती है ना, ये वाला जो एरिया है। तो इस तरह से यूनिफिकेशन का जो कार्य है वो पूरा होता है। फाइनली 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की ट्रीटी होती है। उसमें फ्रांस के सामने कुछ शर्तें रखी जाती है बिस्मार्क के द्वारा, काफ़ी कठोर शर्तें दी है। और जब वर्साई की ट्रीटी होती है तो उसमें जो है जर्मनी जो फ्रांस है वो भी काफ़ी कठोर शर्तें रखता है। फ्रांस जो है वो अल्सेस और लॉरेन के जो प्रदेश है वो किसको सौंप देता है, जो मैं आपको मैप में दिखाए, वो सौंप देता है पर्शिया को। और ये काफ़ी अपमान था फ्रांस का। फ्रांस युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 5 अरब फ्रैंक 3 वर्ष में देना स्वीकार किया। जब तक युद्ध क्षतिपूर्ति नहीं देता है तब तक जो जर्मनी की जो सेना है वो कहाँ पे रहेगी, फ्रांस के अंदर ही रहेगी। और इस तरह से जो है फ्रांस का यहाँ पे काफ़ी अपमान किया जाता है। अगर हम इस इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पे सेकंड एम्पायर जो है फ्रांस का, उसका अंत हो जाता है, क्योंकि नेपोलियन थर्ड जो है वो सीडान के युद्ध में हार जाता है, उसको बंदी बना लिया जाता है। और फ्रांस में 4 सितंबर को जो है वो दोबारा से गणतंत्र की स्थापना होती है। इस तरह से द्वितीय साम्राज्य जो है वो उसका अंत हो गया। रिपब्लिक यहाँ पे बनता है, 4 सितंबर को राष्ट्रीय सभा होती है और एक बहुत बड़ा जो जलूस था जिसमें डॉन विद द एम्पायर एंड लॉन्ग लीव रिपब्लिक इसके नारे लगाते हुए जो है वो भवन को जो जहाँ पे रहता था वहाँ पे किंग, उसको घेर लिया जाता है। और यहाँ पे जो है वो
एम्पायर का खात्मा हो जाता है और रिपब्लिक की स्थापना होती है। गणतंत्र की घोषणा यहाँ पे कर दी जाती है और इस तरह से फ्रांस के अंदर जो है वो गृह युद्ध चलता है जो 6 सप्ताह तक चलता रहता है और फाइनली 11 अगस्त 1871 को जो है फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना होती है और पियर्स को इसका क्या बनाया जाता है, राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो ये फ्रांस के ऊपर इम्पैक्ट पड़े। इटली की अगर हम बात करें तो इटली ने जो है पर्शिया के साथ युद्ध छिड़ जाने पर जो है नेपोलियन को जो है वो रोम में स्थित फ्रांसीसी सेना को वापस बुलाना पड़ा था, है ना, जो रोम में नेपोलियन की सेना रह रही थी। तो यहाँ पे इटली को भी मौका मिल जाता है और विक्टर इमानुएल के नेतृत्व में जो है जो इटली की जो सेना है वो रोम के ऊपर अधिकार कर लेती है। बेनिश के ऊपर इसका पहले ही अधिकार हो चुका था और इस तरह से गैरिबाल्डी जो है सिसिल और नेपल्स पर अधिकार करने के बाद जो है रोम को इटली की राजधानी घोषित कर देता है। तो इसके साथ ही रोम इटली का भी एकीकरण होता है और इस तरह से फाइनली हम अगर कंक्लूड करें तो किस तरह से 1848 में जो देशभक्त निराश हो गए थे उसको फिर से मोबिलाइज करके जो है 1862 में जब ये प्रधानमंत्री बनते, चांसलर बनते हैं, तो उन्होंने किस तरह से रक्त और लौह की नीति पर चलकर जो है बहुत कम समय में जो है ये बलपूर्वक तरीके से जो है जर्मनी का जो एकीकरण था उस कार्य को पूरा किया और फ्रांस जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था, ऑस्ट्रिया जो आपको बहुत ताकतवर समझता था, उसको किस तरह से एक एक करके डिफीट करने के बाद जो है ये जो छोटे छोटे जो जर्मन स्टेट्स थे उसको मिलाकर एक जर्मन एम्पायर की स्थापना जो है वो यहाँ पे की जाती है। तो आई होप इससे आपको समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।